नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से बीवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और मैं हूं पुनेश्वर श्रीमाली। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं इनकम टैक्स के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है आयकर। और अभी तक हमने बहुत से टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। आप पिछली वीडियो में देख सकते हो कि मैंने क्या क्या टॉपिक आपको बताए हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें, क्योंकि उसका लिंक क्या होता है, लिंक बाय लिंक, यानी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चलना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयकर क्या होता है, टैक्स क्या होता है। उसी के बाद क्या होगा, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, उसको आप लोगों को समझ आ पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पिछले वीडियो आप लोगों को उन वीडियो को देखना है। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था, मैं उसको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, तो उसको आपको ध्यान में आ जाएगा हमको सबसे पहले वीडियो कौन सा देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया टैक्स के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, और उन्हीं डायरेक्ट टैक्स में एक जो भाग होता है वो कहलाता है इनकम टैक्स। मैंने आपको इनकम टैक्स जैसे स्टार्ट हुआ था, इनकम टैक्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम टैक्स क्या होता है, इसका अधिनियम कौन सा है, और इनकम टैक्स में किन किन को व्यक्ति माना है, उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको उसमें कुछ शब्दावली बताई थी। शब्दावली मैंने आपको बताया था व्यक्ति किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर, जिसको हिंदी में कहा जाता है कर निर्धारण वर्ष, उसे किसको कहते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था गत वर्ष के बारे में, गत वर्ष क्या होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर क्या बताया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था निवास स्तर के आधार पर व्यक्ति की जो होते हैं, निवासी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उसकी गणना कैसे की जाती है, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था निवास स्तर के आधार पर आय का निर्धारण कैसे होता, वो भी हमने पिछले जो भी वीडियो हुए बताए थे उसमें आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको स्लैब रेट के बारे में बताया था। ध्यान आ रहा, कुछ 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको ऐसा नहीं है कोई से भी वीडियो उठा के आपको देखना है, ऐसा नहीं करना है। आपको इनकम टैक्स का जो है स्टार्टिंग, टैक्स के स्टार्टिंग हो रहा है वहां से आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है उस हिसाब से। फिर उसके बाद क्या टॉपिक था, उसके बाद मैंने आपको इनकम फ्रॉम जो सैलरी होती है, आपको ध्यान हो तो आयकर के 5 जो स्रोत होते हैं उसमें जो पहला जो स्रोत है उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू बेस पे। उसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया था पे स्केल के बारे में, वेतनमान के बारे में बताया था। वेतनमान क्या होता है, उसकी गणना कैसे करते हैं, हम पिछले वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया, मैंने आपको लीव इनकेशमेंट के बारे में बताया, मैंने आपको ग्रेजुटी के बारे में बताया, मैंने आपको पेंशन के बारे में बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति के बारे में बताया था। तो हम बात करते हैं आज की। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज भी हम फिर से मैं आपको नया एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जिसके बारे में आपने काफी सुना है। काफी सुनने का मतलब क्या होता है, उस वर्ड को आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा। वो वर्ड क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कितने प्रकार की चीजें होती हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सस्पेंस ज्यादा नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि सस्पेंस हमेशा क्या होता है, नुकसानदायक होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो आज का जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पीएफ। सुना होगा इसके बारे में, पीएफ के बारे में सुना होगा आप लोग। और साथ ही साथ किसी को आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको पता भी होगा पीएफ क्या होती है। जिनको नहीं पता है तो उनको बता देता हूं, और जिनको पता है तो उनको और ज्यादा डिटेल पे बताने वाला हूं। आज की क्लास इसी पे डिपेंड है। तो मैं बात करता हूं पीएफ की, बात करता हूं पीएफ होता क्या है। पीएफ की जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, जिसको हिंदी में कहा जाता है भविष्य निधि। क्या कहते हैं इसको, भविष्य निधि कहते हैं। अब ये होता क्या है, जैसा कि नाम से इसका प्रतीत हो रहा है, और आप लोग पीछे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैंने इसकी पूरी परिभाषा लिख रखी है, जो मैं आपको समझा भी दूंगा अभी कि उस परिभाषा में होता क्या है, वो क्या कहना चाहता है, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कभी भी ध्यान रखना, कोई भी परिभाषा होती है, कोई भी शब्द आ गया उसके आप लोग क्या करो, संधि विच्छेद कर दो। हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, संज्ञा, सर्वनाम, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय। तो मैं बात करता हूँ संधि विच्छेद की बात करता हूँ। संधि विच्छेद की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब कभी भी हमको परिभाषा के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी वर्ड हो तो उसके 2 पार्ट कर दो। यदि पॉसिबिलिटी हो रही है तो, संभावना बनती है तो उसके 2 भाग कर दो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, प्रोविडेंट फंड को हिंदी में, पीएफ का फुल फॉर्म है प्रोविडेंट फंड, उसको हिंदी में कहा जाता है भविष्य निधि। इसको संधि विच्छेद करता हूं। भविष्य का मतलब क्या था, आने वाले समय की बात करी जाए। निधि को हिंदी में कहा जाता है कोष, या फिर अपन लोकल भाषा में बोल सकते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसको कहा जाता है जमा। क्या कहते हैं हम, जमा कहते हैं। यदि खाते की बात करते हैं उसकी बात करते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बताने वाला हूँ भविष्य निधि क्या होती है।
प्रोविडेंट फंड, जैसा कि इस परिभाषा में क्लियर आप लोग देख सकते हो, भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड नौकरी पेशा या महीने में तनख्वाह पाने वाले लोगों के लिए बनाई गई एक लाभदायक योजना है। आप लोग क्लियर दे सकते हो, जो भी व्यक्ति होता है उसके लिए लाभदायक होती है। क्यों होती है? कि वो भविष्य से संबंधित होती है, भविष्य की जो भी संभावना बन रही है, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाती तो उस केस में इसका उपयोग हम वहां ले सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, क्या कहते हैं? रिटायरमेंट प्लान। सुना होगा इसके बारे में आप लोगों ने, काफी बार सुना होगा आप लोगों ने। एक एड आता है सचिन तेंदुलकर का आता है, जो अपने पाजी हैं क्रिकेटर के, जिसको भगवान भी कहा जाता है, उनका एक म्यूचुअल फंड वाला आता है जो इसको हम बोल सकते हैं रिटायरमेंट के बाद क्या करने वाला है। सुना होगा उसके बारे में। तो वही वाली बात है, जो पीएफ है वो एक प्रकार का रिटायरमेंट प्लानिंग होती है। अब रिटायरमेंट की बात करता हूँ, आप लोग बोलोगे सर रिटायरमेंट तो खाली सरकारी कर्मचारी होता है। मैं हमेशा से आपको एक ही बोलता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हर चीज सरकारी नौकरी वाले के लिए हो। यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर का हो, यदि वो बड़ी कंपनी में हो और उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन सरकारी की तरह हो, तो उसको भी क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद सब कुछ लागू होती है। सब कुछ में क्या? सब कुछ में पेंशन मिलेगी, सब कुछ में ग्रेजुटी मिलेगी, और साथ ही साथ उसके पीएफ वाला जो सिस्टम होता है वो भी उस पर लागू होता है। नॉर्मली सब में लागू होता है ये वाला सिस्टम। तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो उसको क्या कह सकते हैं, एक लाभदायक योजना है, और वो नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या होती है, एक प्रकार की रिटायरमेंट प्लानिंग होती है। यह योजना, आप लोग इस चीज को नोट कर लें आप लोग, यह योजना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। मतलब इसका जो निर्धारण होता है, इसकी जो कंट्रोलिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? EFPO, इसकी फुल फॉर्म होगी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा किया जा रहा है, इसको हैंडलिंग किया जा रहा है, इसको कंट्रोलिंग किया जा रहा है। जिस कंपनी में, देखें आप लोग, जिस कंपनी में 20 से अधिक कर्मचारी होते हैं तो उस कंपनी को EFPO में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। आ रही बात में? यदि किसी कर्मचारी, किसी कंपनी की मैं बात करता हूं, वहां पर कर्मचारियों की संख्या 20 से ज्यादा होती है तो उस कंपनी की बात करता हूं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन किसके अंडर में कराएगी? पीएफ की रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, EPFO की फुल फॉर्म ऊपर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। उसके अंडर कर क्या करना पड़ेगा आपको? उसका पंजीकरण कराना आवश्यक होता है 20 से अधिक कर्मचारी होते तो। इस खाते में जमा हुए पैसे रिटायरमेंट के समय या नौकरी न होने पर उपयोग में लाया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, रिटायरमेंट का मतलब क्या हो गया, पीएफ का मतलब क्या, भविष्य से संबंधित यदि कोई बात होती है, जब वो रिटायरमेंट हो जाता है या फिर इसको नौकरी छूट जाती है या फिर कोई दूसरी कोई भी कारण हो गया, तो उस केस में जो पैसा जमा होगा उस पैसा उसको मिल जाएगा और वो अपने क्या होगा, जीविका उपार्जन स्टार्ट कंटिन्यू करेगा। हम बात करते हैं यहाँ तक कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ये क्या होता है, रिटायरमेंट स्कीम होती है, रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, भविष्य के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। इसका जो कंट्रोलिंग होता है वो कौन करता है? EPFO का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। जहां 20 से ज्यादा कर्मचारी होंगे तो उसका पंजीकरण कराना क्या हो गया, आवश्यक हो गया। कंप्लीट यहाँ तक हम बात करते हैं। अब आगे, अब इसमें और क्या होता है, अब इसमें आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ। परिभाषा तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, परिभाषा क्या कहना चाहती है। अब बात करते हैं आगे। ये बोल रहा है कि जब आप एक कंपनी में काम करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, आपकी सैलरी में से एक तो आपकी सैलरी हो गई, ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, जो अपना एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी होती है उसकी बात कर रही है यहाँ पे, तो आप और आपकी कंपनी दोनों को आपकी मासिक आय क्या करना है, 12% ईपीएफ खाते में डालना होता है। ईपीएफ की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्या करना पड़ता है उसका, 12% कौन मिलेगा, 12% कौन मिलाएगी, कंपनी मिलाएगी, और 12% कौन मिलाएगा, जो कर्मचारी होता है उसको मिलाना पड़ेगा। तो दोनों का जो पैसा मिलके कहां चला जाएगा, उसके खाते में, जो खाता खोला होगा पीएफ में, उसका खाता खोला होगा, जिसको अपन ईपीएफ भी बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है। तो उसमें क्या होगा, खाते में डालना पड़ता है। आपके हिस्से का 12% ईपीएफ खाते में सीधा जमा होता है, लेकिन कंपनी के 12% में से, चीज को नोट करना, 12% में से 3.67 क्या होता है, ईपीएफ में जाता है। कितना, 3.67% फिक्स है। 3.67 चला जाएगा ईपीएफ में, और बाकी का जो 8.33 बच रहा है वो चला जाएगा ईपीएस के अंदर। ईपीएस की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम।
क्या होती है? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है। आपने एक चीज को नोट नहीं किया, अब नोट करना। क्या आपने कभी सोचा है, जो सरकारी कर्मचारी की बात ही करते हो, क्योंकि अपने माइंड में एक ही बात आती है, जो पेंशन हो गया, ग्रेजुएटी होगी, पीएफ हो गया, वो सरकारी कर्मचारी को होता है। चलो ठीक है, मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ ये सब कुछ जो पॉसिबिलिटी है वो सरकारी के लिए, एक बार मैं मान के चल रहा हूँ जैसा होता नहीं है। कभी आपने सोचा उसको ग्रेजुएटी का जो पैसा मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? क्या सरकार जो होती है मुफ्त में पैसा दे रही है उसको? क्या जो उसको जो पेंशन मिलती है, चाहे वो मासिक पेंशन हो, चाहे उसको एकमुश्त पेंशन हो, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसको जो पेंशन की राशि मिल रही है, क्या सरकार उसको मुफ्त में दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब कोई की भी कर्मचारी हो गया, भले सरकारी हो भले गैर सरकारी हो, उसके क्या होता है, उस समय जब वो वेतन मिलता है उसमें से क्या एक फिक्स अमाउंट उनके खाते से काट दिया जाता है, उनकी सैलरी में से काट दिया जाता है, जिसको वो दिखता ही नहीं है। वो काटा हुआ पैसा क्या है? वो कटा हुआ पैसा यही है, ठीक है। उसकी सैलरी में से पैसा काट देगा और उसमें फिर सरकार होगी, फिर प्राइवेट कंपनियां जो बड़ी कंपनियां उसमें से कुछ हिस्सा क्या करेगी, अपना भी दान देगी, उसमें भी क्या करेगी, अपना भी कुछ अंशदान करेगी वो। तो यही वाली बात यहाँ पे है, व्यक्ति का जो है, कर्मचारी का जो है, वो तो पैसा डायरेक्ट क्या उसके ईपीएफ खाते में चला जाएगा, जमा हो जाएगा, उसकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। और जो कंपनी का जो होता है, कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन होता है, इंग्लिश में इसको अंशदान को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, अंशदान बोलते हैं उसको। कंपनी का जो 12%, दोनों बराबर चलता है, इस वजह से बोल रहा हूं मैं आपको। कंपनी का जो 12% है, उस 12% में से 3.67 जो परसेंटेज होगा वो क्या चला जाएगा, पीएफ के रूप में। कंपनी की बात कर रहा हूँ, 3.67 चला जाएगा कंपनी के भाग में, और बाकी का जो बचा 8.33 वो चला जाएगा ईपीएस में। ईपीएस का मतलब क्या होगा, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। यानी जब व्यक्ति जब रिटायरमेंट होगा, जो उसको पेंशन की राशि कंपनी की ओर से, सरकार की ओर से मिलती है, वो कहाँ से मिल रही है, उसने जो पैसा रिजर्व के तौर पर रखा था वो उसको पेंशन के रूप में रिलीज हो जाता है। तो ये बात हो गई यहाँ पर, ये बात कंप्लीट है। पहला पॉइंट नंबर 2, यदि इसने मैंने एक उदाहरण भी दे रखा, आप लोग देख सकते हो, उदाहरण के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखा पॉइंट, जैसे कि कोई व्यक्ति हो गया, XYZ कोई भी व्यक्ति हो गया, उसको क्या मिल रहा है, मासिक जो सैलरी है, मंथली जो सैलरी है वो कितनी है, 50,000 रुपए। कितनी है, 50,000 रुपए हैं। तो उसका 12% निकाल देंगे। 50,000 का जो 12% होता है वो कितना होता है, 12% आपके 4,000 रुपये सीधे। देखें आप लोग, कैलकुलेशन करके देखें आप लोग, जो भी होता है नॉर्मली इसका अमाउंट तो ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, देख सकते हो आप 6,000 के आसपास का हो रहा है। लेकिन एक एवरेज जो अमाउंट उसने ले लिया वो कितना ले लिया है, क्योंकि कुछ डिडक्शंस वगैरह कटौती वगैरह हो रही है, उस हिसाब से उसने क्या करा, एवरेज की बात करता हूँ, उसने 4,000 रुपये की बात करता हूँ, 4,000 रुपये सीधे इसके क्या होगा, ईपीएफ खाते में जमा हो जाएंगे। किसके, उस एम्प्लॉय में से, ठीक है। एक बार के लिए मान के चल रहा हूँ, इसका तो 12% जो 50,000 का जो 12% होता है, माना 6,000 होता है, नॉर्मली 6,000 ही होता है, लेकिन हो सकता है कुछ डिडक्शंस भी हों। अब डिडक्शंस क्या होते हैं, हम आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। कुछ कटौतियाँ हो गई, या फिर तो नॉर्मली क्या होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट होता है तो वो उसको एप्लीकेबल नहीं होता एज पर इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से। तो ये मान के चल रहा हूँ, उसकी 50,000 सैलरी थी, और नॉर्मली 12% के हिसाब से नहीं बोलूंगा मैं, 4,000 रुपये उसके सीधे उसके खाते में जमा हो रहे हैं। कौन से खाते में जमा हो रहे हैं, ईपीएफ के खाते में। यानी इस अमाउंट में से इस अमाउंट को लेस कर देंगे तो उसके कैश इन हैंड हो जाएगा, जो उसको सैलरी मिल रही है उसकी बात कर रहा हूँ। 4,000 रुपये उसके खाते में जमा हो जाएंगे। और बाकी मैं कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी के हिसाब से क्या होगा, कंपनी के हिसाब से क्या होगा, जो 4,000 रुपये की बात करता हूँ, या फिर 12% की बात करते हैं अपन, तो 3.67 जो परसेंट है, कितना, 3.67% है, वो क्या होगा, वो चला जाएगा ईपीएफ में। कहाँ जाने वाला है, ईपीएफ में चला जाएगा। और बाकी की जो राशि बचती है वो कहाँ चली जाएगी, एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में चली जाएगी, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। अब देखो इसमें कुछ, मैं जो आपको बोल रहा था, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों को नजर आ जाएंगे। यहाँ पे देखकर यहाँ लिख रखा है, यदि आपकी बेसिक्स जो सैलरी है, नॉर्मली क्या होता है, जो पीएफ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो चलते हैं बेसिक सैलरी के ऊपर। मासिक आय, मंथली इनकम अलग होती है और बेसिक सैलरी अलग होती है। मैं मासिक सैलरी की बात करूँ, मंथली सैलरी की बात करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, बेसिक सैलरी होता है, डीए होता है, एचआरए होता है, अदर जो भी अलाउंस होते हैं वो होते हैं। अब अलाउंस क्या होते हैं, हम आने वाले जो क्लासें होंगी उसमें आप लोगों को बताऊंगा अलाउंस क्या चीज़ें होती हैं। तो वो सब जोड़ जुड़ा के जो सैलरी बनती है वो कहलाती है मंथली सैलरी, जिसको हम कह सकते हैं। अब बात आती है, इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट में क्या गया, इस पॉइंट में क्या गया, जो बेसिक जो तनख्वाह होती है, जो मूल जो वेतन होता है, मूल वेतन जो बात करते हैं, जिसमें हमने पे स्कीम पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान हो तो बेसिक सैलरी जो होती है वो 6,500 रुपये से अधिक है। क्या हो रहा है, 6,500 रुपये से अधिक है। तो जो भी कंपनी होती है वो क्या होगी,
अधिक से अधिक 6,500 रुपये का 8.33%। कितना? 6,500 से ज़्यादा हो रही है तो कंपनी ज़्यादा पैसा नहीं मिलाती। कंपनी क्या बोलती है, आपकी हम बेसिक सैलरी ले लेंगे, जो फिक्स क्राइटेरिया होता है, फिक्स निर्धारित कर रखा होता है, उसका 8.33%। जैसे कि 6,500 से जैसे ज़्यादा ही हुआ तो उसमें क्या करेंगे, उससे ज़्यादा यदि होता है तो फिक्स उसने कर रखा 8.33%, यानी इसका फिक्स ले लेंगे। 8.33 आता है 541 रुपये। कितना होता है? 541 रुपये। तो वही क्या होंगे, ईपीएफ में जमा हो जाएंगे। बाकी का पैसा कहाँ चला जाएगा? पीएफ में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ईपीएफ में चला जाएगा। दूसरा क्या होता है, फिर बात करते हैं, अब जो पैसा जमा हो रहा है, एम्प्लॉय का पैसा भी जमा हो रहा है, एम्प्लॉयर का पैसा भी जमा हो रहा है, पैसा एक जगह इकट्ठा हो रहा है जिसको हम ईपीएफ खाता बोल सकते हैं। उसमें क्या होगा, पैसा जमा हो रहा था, उस पर मिलता है ब्याज। क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो उस केस में क्या हो रहा है, अब उस केस में क्या हो रहा है कि उसमें आपको ब्याज मिलेगा। अब मैं इनकम टैक्स के हिसाब से करता हूं तो वो कितना क्या माफ़ी होता है, हम आने नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। वर्तमान में जो अपन को पीएफ पे जो पैसा मिल रहा है, ईपीएफ खाते का जो पैसा मिल रहा है, उसमें जो जमा पैसा हो रहा है, उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिला? 4.45 मिल रहा है। ये मासिक नहीं है, वार्षिक है। कौन सा है? तो कितना है? 4.45, 4.45% क्या मिलता है, उस पर ब्याज मिलता है। फिर हम बात बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें क्या होता है, पीएफ का क्या सीन बैठता है, क्या नहीं बैठता है। हम थोड़े में जब हम आगे की तरफ क्लास में बैठते हैं, बढ़ते हैं, तो आपको पता लग जाएगा पीएफ में क्या होता है। ये तो बात हो गई पीएफ क्या होता है, पीएफ के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या है। अब बात करते हैं पीएफ के बारे में। सुन तो लिया हमने कि पीएफ क्या चीज़ है और पीएफ का नियम क्या, 12% नियम समझ में आ गया। 12% होता है एम्प्लॉय का और 12% किसका होता है? कंपनी का होता है। उसमें क्या होता है, 12% को कंपनी वाले की बात करते हैं तो उसने उसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा? 3.67 तो किस में चला जाएगा? पीएफ में चला जाएगा। और बाकी का जो 8.33 जो बचा वो किस में चला जाएगा? ईपीएस में चला जाएगा, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाएगा। वो तो बात होगी रूल्स एंड रेगुलेशन की। और बेसिक सैलरी क्या होती है? 6,500 से ज़्यादा होती है तो उस केस में फिक्स अमाउंट हो गया, और उससे कम होती है तो 12% नियम लागू हो जाएगा। वो आपको समझा दिया मैंने। अब बात करते हैं पीएफ होता है कितने प्रकार का। पीएफ कितने प्रकार का होता है? नॉर्मली आप लोग देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सामान्य रूप से बात करता हूं तो पीएफ होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एसपीएफ जिसका फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसको हिंदी में कहा जाता है वैधानिक भविष्य निधि कोष। क्या कहते हैं हम इसको? वैधानिक भविष्य निधि कोष। ये क्या होता है हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं आरपीएफ की। आरपीएफ की जो फुल फॉर्म होती है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रमाणित भविष्य निधि। वो क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? यूआरपीएफ, इसकी फुल फॉर्म होती है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित भविष्य निधि। लास्ट और फाइनल पीपीएफ, जिसको फुल फॉर्म जिसकी है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो कोई पूछे आप लोगों को कि पीएफ कितने प्रकार का होता है, तो अभी तक तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि किसी को पता है पीएफ क्या होता है और किसी को नहीं पता। जिसको नहीं पता तो उसको मैं बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। और बाकी बात को जिसको पता है तो उसको ये नहीं पता कि पीएफ कितने प्रकार के होते हैं। तो आज आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि पीएफ कितने प्रकार के होते हैं। पीएफ होते हैं 4 प्रकार के, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ एंड पीपीएफ। अब ये क्या चीज होती है इसको मैं बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ये कितने प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। अब इसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दी। अब ये कहाँ लागू होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले बताया था मैंने आपको किसके बारे में बताया? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसको हिंदी में कहा जाता है वैधानिक भविष्य निधि। उसका की बात करते हैं। वैधानिक भविष्य जो निधि होती है वो कहाँ लागू होती है? वो जो भी सरकारी संस्थाएं होती है। अब सरकारी संस्थाएं में बहुत सारी संस्थाएं आती है। सरकारी का मतलब जानते हो सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी होती है? गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर यूनिवर्सिटीज हो गई। वहां के जो कर्मचारी होते हैं उस पर ये जो एसपीएफ वो लागू होता है। दूसरे शब्दों में इसको हम सरकारी भविष्य निधि भी कहते हैं। मतलब कि सरकारी संस्थाओं पर या सरकारी जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कर्मचारियों पर जो पीएफ के नियम लागू होते हैं वो कहलाते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। कंप्लीट यहाँ तक। दूसरी बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। रिकॉग्नाइज्ड को हिंदी में कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रमाणित भविष्य निधि,
अब वो क्या होता है, वो किस पे लागू होता है, तो वो भी आप लोग तो इस तरह के प्रोविडेंट फंड उन संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं जहां क्या हो रहा है, 20 या 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करता है। कहां पर, जहां 20 या 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इस प्रकार के फंड या फिर इस प्रकार के पीएफ नियम लागू होते हैं, जैसे इसमें क्लियर बोल रखा है। और अधिकतम जो होते हैं, अभी हम बात करता हूँ भारतवर्ष की बात करता हूँ, भारतवर्ष में अधिकतम जो कर्मचारी होते हैं वो इसी श्रेणी में आ रहे हैं। आई बस में क्यों आ रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, सरकारी की बात करता हूँ वो अलग नियम लागू हो गया। अब मैं गैर सरकारी की बात करता हूँ, गैर सरकारी में भी क्या हो रहा है, यदि मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ जहां पे 20 से ज्यादा कर्मचारी है, नॉर्मली क्या होता है बड़ी कंपनियां होती है, कंपनियां होती है, उसमें क्या होता है 20 से ज्यादा कर्मचारी होते ही होते हैं, तो उस केस में उन पे लागू हो जाता है। कंप्लीट है। तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ, वैसे तो तीसरा पॉइंट कौन सा होगा, ये होना चाहिए, मैं इसकी बात करता हूँ, सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हिंदी में सार्वजनिक कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। ये क्या होता है, ये बोलता है इसके अंतर्गत छूट दे रखी है। क्या छूट दे रखी है, जो पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं या फिर कोई बैंक की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यदि सालाना वो 60,000 रुपए का क्या कर रहा है, पीएफ में योगदान देता है। ये तो देखो, ये पीएफ का प्रकार हम नहीं कह सकते, ये अलग स्कीम चलती है, ये स्कीम का भाग होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पीएफ के यदि आपने सुना होगा भी, मान लो सुनने में आ जाए पीपीएफ के बारे में, तो आप लोग बोल सकते हो सर ने हमको बताया नहीं इसके बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपीएफ क्या होता है उस केस में। तो क्या होता है, यदि किसी बैंक के अंदर मैंने क्या करते हैं, वो खाता खोला है पीएफ का, भले वो आईसीसी हो गया, एसबीआई हो गया, तो उसमें 60,000 रुपए यदि सालाना अपन वहां डालते हैं, तो उस समय क्या होता है, रिटायरमेंट के समय क्या होता है, ये अच्छा एक साधन है किसका, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो 60,000 रुपये जो जमा कर रहे हो, उस पर ब्याज वगैरह को जो कुछ भी मिल रहा है, उसको एटीसी के अंदर जो डिडक्शंस हैं उसमें क्या मिलती है, छूट मिलती है। अब डिडक्शंस क्या होते हैं, मैं बार बार डिडक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं आप लोग बताऊंगा आने वाली क्लासों के अंदर, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए एटीसी के अंदर क्या मिलती है, उसकी छूट मिलती है। तो उसकी अवधि भी क्या होनी चाहिए, ये जो नॉर्मली जो ये होता है, ये योजना होती है, वो कम से कम 15 साल की होनी चाहिए। यानी जो अपन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उन बैंकों के अंदर कम से कम कितना साल तक का होना चाहिए, 15 साल तक होना चाहिए। तो उस केस में आपको एटीसी छूट मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। कंप्लीट। फिर बात करते हैं चौथा, अमान्यता प्राप्त, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, जिसको कोई मान्यता ही नहीं है। क्लियर दे रखा है, अमान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड को आयकर अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है। इसके अंतर्गत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों मिलकर इसकी शुरुआत करते हैं, और आरपीएफ की तुलना में इनका उपचार अलग से हो सकता है। यदि दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, क्या बोलूं, मैं यह बोलूं कि इस प्रकार के जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, इस प्रकार जो नियम वगैरह कायदे होते हैं, वो किसी भी संस्था में या कंपनी में लागू नहीं होते। ये खाली है नाम का, काम का नहीं है। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा एक नियम, नाम मात्र खाते का नियम, जो केवल नाम का होता है, काम का नहीं होता है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो वो वाली बात है कि नॉर्मली नाम का होता है, काम का नहीं होता है। तो आपको जो विशेष ध्यान देना किस पे देना, इन दोनों पे देना है। ये तो एक अलग सी स्कीम हो गई, योजना हो गई ये सरकार की तरफ से, तो इसको मैं इस पार्ट मैं नहीं मान सकता हूँ। पीपीएफ अलग चीज हो गई है। नॉर्मली क्या होता है, मैं बात करता हूँ, कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, एक वैधानिक भविष्य निधि की बात कर रहा हूँ, और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ मान्यता प्राप्त यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा हूँ। वैधानिक भविष्य निधि का उपयोग कहाँ होता है, जो सरकारी संस्था हो गई, सरकारी विश्वविद्यालय हो गए, उनके जो कर्मचारी होते हैं उन पर इस प्रकार के नियम क्या होते हैं, लागू होते हैं। ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ मान्यता प्राप्त अदर देन सरकारी, अदर देन गवर्नमेंट, जो भी एम्प्लॉय होते हैं वहां जहां कर्मचारियों की संख्या 20 से अधिक होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में इस प्रकार के जो फंड होते हैं वो लागू हो जाएंगे। तीसरा मैंने आपको बता दिया सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, और लास्ट और फाइनल क्या होता है, अमान्यता प्राप्त। तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज को नोट किया होगा, पीपीएफ या फिर हम बात करते हैं पीएफ की बात कर रहा हूँ। पीएफ के बारे में हमने सुना था, क्या सीन होता है इसमें, क्या नहीं होता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। पीएफ कितने प्रकार के होते हैं, पीएफ क्या होता है, इसके नियम व कायदे क्या हैं। नियम व कायदे क्या होते हैं, 6,500 से ज़्यादा होता है तो एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, और 6,500 से कम बात करते हैं तो उसी स्लैब रेट के या फिर नॉर्मल जो रेट दे रखी होती है, कौन सा वाला, 12% वाला। एम्प्लॉय का 12% होता है, और कंपनी का भी कितना अंशदान होता है, 12% होता है। लेकिन उस 12% में से क्या होगा, 3.67% किसमें चला जाएगा, उसके ईपीएफ में चला जाएगा, किसके, कर्मचारी के। और बाकी का जो बचा 8.33% जो बचा, 8.33% जो बचा है वो किस में चला जाएगा, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाएगा, जो कि उसके रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन का जो पैसा मिलता है वो पैसा उसको उसके थ्रू मिल जाता है। आगे के पास में आप लोगों, तो यहाँ तक तो बात होगी किसकी बात होगी, पीएफ की बात होगी।
और हम बात करते हैं आने वाली क्लासेस में। तो आने वाली क्लास में आपको नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसमें भी कुछ नियम व कायदे होंगे। और टैक्स का ट्रीटमेंट इसमें इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि नॉर्मली इसने फिक्स एक बना दी, रेट बना दी है, एक नियम व शर्तें बना दी कि इससे ज़्यादा होगा तो ये करना, इससे कम होगा तो ये करना है। कंप्लीट है काफ़ी आज के लिए। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे। तो आज के लिए काफ़ी है, तो आप लोग इसको पढ़ना है और इसको समझना है। धन्यवाद।